Welcome back. Good morning to all of you. Today we will start next topic, effect of concentration on cell potential. जब हम दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के बीच केमिकल रिएक्शन कराते हैं और वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो वहाँ पर जो सेल पोटेंशियल होता है उस पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उससे रिलेटेड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन सेल पोटेंशियल के लिए इक्वेशन दिया गया, नर्स इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसको हम नर्स इक्वेशन बोलते हैं। और इसको डेरिवेट किया गया फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स में डेल जी जो है क्या है, ये गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज है। ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स 11th में पढ़ा है। तो डेल जी इक्वल्स होता है डेल जी स्टैंडर्ड डेल जी प्लस 2.303 RT log 10 के बेस पर Q। 2303 जब हम log को इस केस से LOG log में चेंज करते हैं तो वैल्यू 2.303 लिया जाता है। और इस इक्वेशन में हम डेल जी की वैल्यू रखते हैं। डेल जी इक्वल्स टू एक और फार्मूला होता है माइनस NF सेल, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस्ट और ट्रांसफर, F जो है फैराडे कांस्टेंट है। ठीक है, इस फार्मूले के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये भी नर्स इक्वेशन से डेल जी के साथ में इसका रिलेशन है, वो फार्मूला है। तो यहाँ पर हम डेल जी की जगह ये फार्मूला रखते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड है तो ये इसको ई सेल को स्टैंडर्ड बस ले लेंगे और ये सेम फार्मूला रहेगा। फिर जब हम इस फार्मूले को आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम अब यहाँ ओनली माइनस NF को हम यहाँ लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो यहाँ पर NF कट जाएगा तो सिर्फ ई सेल बचेगा और ये माइनस इससे इंटू होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है और फिर सिर्फ ओनली NF नीचे में आ जाएगा। 2.303 RT log ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर Q इक्वल्स टू P अपॉन R क्यों लिया, क्योंकि आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो किसके इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और R कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। एक गैस स्पेसिस अगर हमारा दिया गया प्रोडक्ट या रिएक्टेंट क्या है, गैस है, तो उसमें हम गैस को ATM में लेते हैं, मतलब उसकी वैल्यू ATM में लेते हैं। तो इसको जब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं तो हमको ये फॉर्मूला मिल रहा है। तो यही आपका क्या है, नर्स इक्वेशन है। तो नर्स इक्वेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं बहुत सारे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि मैंने एक फार्मूला लिखा है। ये फार्मूला कैसे आया, ये फार्मूला ऐसे आया, यहाँ पे हम RT और ये जो F है, इन तीनों की वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको ये वैल्यू मिलती है 0.059 और N एज इट इज लॉग ये एज इट इज। तो इसलिए इसको शॉर्ट करने के लिए फार्मूले को हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि जनरली हमारे फार्मूले में R भी दिया रहता है, T भी दिया रहता है और F तो हम जानते हैं, यहाँ पे भी हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये फार्मूला आता है। तो 99% ये वाला जो फार्मूला है यूज होता है। बाकी हम कंडीशन को देखते हुए अगर ये चीज़ इनमें ये चीज़ RT या आपको फार्मूला दोनों याद रखना है, अगर ये दोनों वैल्यू दिए तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर ई सेल मीन्स है EMF या फिर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर क्या है, ये EMF या फिर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। और E नॉट सेल जो है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है या EMF है, ठीक है ना, जो कि दिया रहता है जनरली क्वेश्चन में। और T जो है वो टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन में लेते हैं और इसकी वैल्यू 298 केल्विन ली जाती है। R जो है गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल मोल पर केल्विन है। ठीक है, इस तरह से गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स होती है। इस गैस कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन जनरली इस न्यूमेरिकल में ये वाली ली जाती है। F फैराडे कांस्टेंट है, जिसके वैल्यू होती है 96500 कूलाम है, 1500 कूलाम है ये, जो कि ये जो वैल्यू है 96500 कूलाम चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, ठीक है ना, 96,500। फिर उसके बाद N जो है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट गेन या फिर ट्रांसफर्ड। ठीक है,
तो यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब जब हम अभी हमने जो रिएक्शन पढ़ा था है ना, हाफ सेल रिएक्शन और आपका ओवरऑल रिएक्शन देखा, तो उसमें हम देखते थे एक साइड रिएक्टेंट एक साइड प्रोडक्ट होता है ना। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन भी किए जाते थे और गेन क्या किए जाते, एक्सेप्ट किए जाते थे, ठीक है। तो ये उसके बेसिस पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। तो ये आपका फार्मूला है नर्स इक्वेशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस इक्वेशन को और भी एक दो फॉर्म में लिखा जाता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम लेंगे। मेनली जो नर्स इक्वेशन है वो हाफ सेल इलेक्ट्रोड के लिए भी यूज किया जाता है, और हाफ सेल किसी भी एक सेल के लिए, जैसे दो हाफ सेल होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, तो दोनों को एक साथ भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और ओनली किसी भी एक हाफ सेल को हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्स इक्वेशन कैन बी अप्लाइड ऑन हाफ सेल रिएक्शन एज वेल एज कंप्लीट सेल रिएक्शन, मतलब हम कंप्लीट सेल रिएक्शन ले सकते हैं हाफ सेल। तो हम ये हाफ सेल के बेस पर एग्जांपल देखते हैं। फाइंड आउट द आरपी एंड ओपी। आरपी और ओपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, हमको ये इक्वेशन मतलब दे दिया गया है यहाँ पर कि क्रोमियम सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Cr3 एक्वस, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 m एट इतने टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर हमको टेम्परेचर दे दिया, मतलब कि यहाँ पर नर्स इक्वेशन यूज होगा। अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो हम नर्स इक्वेशन यूज नहीं करते। और गिवन दैट, और यहाँ पर स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड। हमने इसको रिडक्शन क्यों बोला, स्टैंडर्ड बोला क्योंकि नॉट था, और इसको रिडक्शन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 से 0 हो रही है। तो ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है, और हमको फाइंड आउट करना है रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस इक्वेशन को देखते हुए। तो अगर हम दोनों में से किसी भी एक को निकाल सकते हैं, या तो इसको निकालेंगे या फिर इसको निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम पोजिट कर देंगे तो ये बन जाएगी। तो हम यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल को पहले निकाल लेते हैं। तो हम सॉल्यूशन को मतलब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम इक्वेशन को लिखेंगे। इस इक्वेशन को अगर हमको रिडक्शन पोटेंशियल के लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन में Cr3 को पहले लिखेंगे, और ये Cr मतलब इसी इक्वेशन को हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये दिया हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में है, लेकिन हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं इसलिए इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो Cr3 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और कन्वर्ट होगा Cr सॉलिड में। तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हमने हाफ सेल को लिख लिया है। तो इसमें जो Cr3 की कंसंट्रेशन यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है 0.1 m है, जिसको हम 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितने हो रहे हैं, 3, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर से अब हम ये फार्मूला पुट कर देंगे, कौन सा, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.59 n log p/r। यहाँ पर हमने rp इसलिए लिखा है क्योंकि हम क्वेश्चन में rp निकाल रहे हैं, srp नहीं rp निकाल रहे हैं, हमने rp लिखा इक्वल्स टू, और हमको मैंने पहले बताया गया था कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दिया होगा, वो srp के फॉर्म में ही हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर srp के फॉर्म में ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और ये फार्मूला ये। अब इस फार्मूले को कुछ नहीं करना, पुट कर देना वैल्यू। तो यहाँ पर हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, तो जो चीज़ हमने यहाँ पर हमने क्रोमियम का Cr में इसमें उसको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, और ये हम क्या निकाल रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। Srp की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में दी हुई थी कितनी, -0.75 हमने पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद ये पहले से दिया हुआ था फार्मूले में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितना है, 3 है, ठीक है। फिर log 10 के बेस पर यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, इक्वेशन को आप देख सकते हो कि ये आपका प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो इसको एज इट इज पूरा लिख देंगे, Cr सॉलिड की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कौन है, Cr3 एक्वस की कंसंट्रेशन। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, हम कट करेंगे तो 0.019 मिलेगा, इसको हम 0.02 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट के बाद अगर 5 से ज़्यादा है तो एक इधर ऐड हो जाता है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट 0.2 ले लेंगे। यहाँ तक हमारा समझ में आ गया आपको। अब log 10, और यहाँ पर आपको याद रखना होगा किसी भी सॉलिड की कंसंट्रेशन, सॉलिड या फिर गैस
कि कंसंट्रेशन को हमेशा 1 लिया जाता है। कंसंट्रेशन मतलब ऐसा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो सॉलिड और गैस की कंसंट्रेशन हमेशा 1 लिया जाता है। गैस रहता तो हम प्रेशर के फॉर्म में 1 atm ले लेते, तो यहाँ पर 1 आ गया और इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे 10⁻⁻1 दी है, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो हमको ये चीज़ मिला, तो इसमें माइनस और माइनस प्लस होता है, इसको हम प्लस करेंगे हमको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको इस क्वेश्चन में आरपी मिल गया है ना। रिडक्शन पोटेंशियल -0.77 वोल्ट दिया है, तो अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भी एक हाफ सेल का अगर रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका अपोजिट होता है। तो ये माइनस में है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पलट जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा। हम चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हुए भी सॉल्व कर सकते थे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जब हम लेते, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं हम इसको, ठीक है, और फिर इसको हम इस साइड लेकर जाते, मतलब जस्ट अपोजिट करते, तो हमारा जो आंसर आता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ये वाला आता। आप इसको सॉल्व करके देखना कि अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बजाय इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेकर निकालते हैं तो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आना चाहिए। अगर यही नहीं आ रहा मतलब आपने नहीं गलत किया है, ये आएगा, फिर इसको जब उल्टा करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से पहले किसी भी लेकर ना सकते, इस तरह से हम एक हाफ सेल का क्या निकाल सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन। फाइंड दिया रहेगा, फाइंड आउट द ईएमएफ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298, मतलब कंप्लीट सेल के लिए जब हमको निकालने के लिए दिया रहेगा, इसमें भी टेम्परेचर दिया हुआ है और हमको ये कंप्लीट इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब हमको कंप्लीट सेल रिएक्शन को यूज करते हुए हमको निकालना है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसके दोनों हाफ सेल रिएक्शन को हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम जिंक वाला लिख लेते हैं, जिंक एस जो है वो क्या हो रहा है आपका, जिंक सॉलिड से जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट रिलीज करके 2, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में कॉपर 2+ का क्या हो रहा है, कॉपर 2+ एक्वस से सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर हमको स्पेशली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पूछा है, ओनली हमको डायरेक्ट ईएमएफ पूछा है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे। अब यहाँ से आपको देखते हुए आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पर जो Zn की कंसंट्रेशन है वो कितनी दी हुई है, 0.1 m दी हुई है, ठीक है। उसी तरह से Cu2+ की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 m दी है, हम उसको 10⁻⁻1 करके लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हम दोनों को जोड़ेंगे नहीं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहा है। गेन और लॉस दोनों में से हम किसी एक, मतलब गेन भी 2 ही हो रहा है, लॉस भी, इसलिए 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस कितने हैं, 2 है। इतनी चीज हमको मिल गई है। अब इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं, आपका कौन सा वाला, ई सेल वाला। ई सेल वाला हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा E0 सेल -0.059/n, और यहाँ पर आपका हो जाएगा log 10 के बेस पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू E0 सेल की वैल्यू वहाँ पे दी हुई, पुट कर दीजिए, कितनी हो जाएगी 1.1 हो जाएगी, ठीक है, -0.059, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर log, अब यहाँ पर प्रोडक्ट टोटल कौन कौन से हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट में, Zn+2+ की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, और आपका Cu भी प्रोडक्ट है। जितने प्रोडक्ट रहेंगे उतने पूरे प्रोडक्ट को हम एक साथ लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन करके, Cu सॉलिड की कंसंट्रेशन अपॉन, फिर रिएक्टर में कौन है, जिंक सॉलिड की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2+ आयन की कंसंट्रेशन।
तो अब यहाँ सब जान ही रहे हो कि ये दोनों सॉलिड हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेंगे, ठीक है। तो हम सीधा बस इतना को ही लेंगे हम, तो इसको हम आगे जब सॉल्व करते हैं तो 1.1 0.059 अपॉन 2, ये लॉग के बेस पर 10 है, लॉग के बेस पर 10 आ जाएगा। और यहाँ पर आगे क्या होगा आपका, ये जो है यहाँ पर थोड़ा जगह कम हो रही है, हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं ऐसे लाइन खींच के। तो ये हो जाएगा आपका आगे 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 की, हमें डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं कितनी, दोनों वैल्यू सेम है 0.1 तो जिंक की भी 0.1 है और की 0.1 है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 बचा, और लॉग 10 के बेस पर 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये लॉग की एक पूरी सीरीज होती है, लॉग 10 की बेस पर 1 की कितनी, 2 की, तो मैं आपको ये वैल्यू लिखवा दूंगा, उसके आप हमेशा याद रखेंगे ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको जल्दी से बन जाए, माइंड में याद रहेगा। तो 0 होती है। अब यहाँ पर पूरी वैल्यू 0 होगी, अब 0 से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो आपका 1.1 माइनस 0, क्योंकि ये 0 ये भी 0 होगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। इस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकल गया। समझ में आ गया आपको कि जब हाफ सेल के लिए निकालना होगा और कंप्लीट सेल के लिए निकालना होगा, तो इस तरह से बस आपको हाफ सेल के लिए दिया रहेगा, जो चीज़ पूछेगा रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, उसको लिखते हुए फिर उससे सॉल्व करेंगे। और जब हमको सिर्फ पूरे ओवरऑल सेल कनेक्शन लिखने को बोलेगा तो दोनों को पहले हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो स्टैंडर्ड की दी रहेगी वैल्यू फार्मूले में, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल रिएक्शन में ये लॉस और उसको लिखेंगे लॉग, और फिर यहाँ पर रिएक्शन में टोटल जो प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है, इधर वाला प्रोडक्ट होता है, तो ये प्रोडक्ट को की कंसंट्रेशन को ऊपर, रिटेन कंसंट्रेशन को नीचे रखेंगे, और हमेशा याद रखेंगे सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा 1 होगी, और गैस की भी, ठीक है। कांस्टेंट का रिलेशन, ये रिलेशनशिप से भी एक फार्मूला बनता है, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम से क्या रिलेशनशिप होता है। तो हम वही जिससे हमने डेरिवेट किया था थर्मोडायनेमिक्स के एक इक्वेशन से, del G इक्वल्स टू del G नॉट 2.303 RT log प्रोडक्ट अपॉन R। वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम, हम जानते हैं जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 0 होती है। और जो आपका क्वोशिएंट होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ R, जो कि इक्वल होता है किसके, K मींस आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, कंसंट्रेशन को C लगा हुआ है। तो हम ये पूरी वैल्यू का पुट कर देते हैं, del G की वैल्यू 0 रख दी हमने, ये यहाँ पर आ गया ये RT log, और यहाँ पर क्वोशिएंट की जगह हमने क्या कर दिया है, P अपॉन R की जगह हमने ये रख दिया है। फिर हम इस वैल्यू को पूरी इस साइड ले जाते हैं, तो del G स्टैंडर्ड किस फ्री एनर्जी को जाएगा माइनस 2.303 RT log Kc। अब क्योंकि हमको मालूम है कि जो del G होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस NFE सेल, तो हम ये वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे इस वैल्यू को, माइनस NFE सेल इक्वल 2.303 RT log Kc। अब इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो आपका माइनस माइनस कट हो जाएगा, और आपका NF 2.303 RT अपॉन NF log 10 के बेस पर Kc। अब फिर वही आप जानते हो कि यहाँ पर RT और F की वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0.059 मिलता है, और अपॉन में n बच जाएगा log Kc। तो हमको नस्ट इक्वेशन से एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन में फॉर्मूला मिल जाता है। ये इक्वेशन हमको बताता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल के बीच रिलेशन, और जो सॉल्यूशन है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच ये फार्मूला बन, इससे भी न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं जिसमें आपको इसकी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की दी जाएगी। तो अब ये मतलब हमको फार्मूले सब याद होने चाहिए। फिर उसमें हमको क्या चीज़ पूछा है, तो नस्ट इक्वेशन समझ के जितने हमने फार्मूले, 2 ही फार्मूले हैं, एक ये वो वाला था, ठीक है, और एक ये है, ये 3 फार्मूले, ये वाला और एक आपका जिसमें ई सेल इक्वल्स टू ई सेल माइनस 0.0 ये पूरा रहता था, बस यहाँ पर क्या रहता था log P अपॉन PR। तो एक फार्मूला ये भी हो गया,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड। फिर एक आपको एग्जांपल दिया जा रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग का बता दिया, आगे का आपको सॉल्व करना है। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट पीएच और टेम्परेचर 298 केल्विन। मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया, मतलब कि हमको यहाँ पर क्या यूज करना है, इक्वेशन यूज करना है, वही वाला, कौन सा वाला, आपका नर्स इक्वेशन यूज करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन का, तो हमको यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कैसे होगा, H2 गैस में से टू इलेक्ट्रॉन जब क्या होंगे, रिलीज होंगे, तो वो 2H प्लस में कन्वर्ट होगा, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इस इक्वेशन को देखते हुए आपको पूरा चीज समझ में आ गया होगा, कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। यहाँ पे pH वैल्यू 1 है, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 10⁻⁻1 मोलर, और n यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर जब आप रिएक्टेंट अपन प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट करोगे, तो प्रोडक्ट ये है, इसकी कंसंट्रेशन आप ये रखोगे, अपॉन में ये जो गैस है H2 गैस की कंसंट्रेशन, तो H2 गैस की कंसंट्रेशन हमेशा कितनी होती है, बताया था आपको, 1 लेंगे हम, कितनी, 1 ATM, ATM तो यूनिट है, तो हमको ओनली 1 रखना है, तो H2 की कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी। ठीक, ये मैं आपको बता दूँ, आपको सॉल्व करके फिर मुझे बताना है। और जब आप H प्लस की कंसंट्रेशन रखो, क्योंकि इक्वेशन में H प्लस के सामने में 2 है, तो जब आप H प्लस की कंसंट्रेशन को इस तरह से लोगे तो 2 हो जाएगा, मतलब कि आप 10⁻⁻1 लिखोगे तो वो इस तरह से लोगे। अब आगे उसको कैलकुलेशन आपको करना है, वो मैं नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन के बीच क्या रिलेशन होता है, ये फार्मूला बार बार यूज हो रहा था, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स में 11 में गिव्स फ्री एनर्जी को पढ़ चुके हैं। इसके लिए हमको 3 वैल्यू मिल सकती है, डेल जी नेगेटिव मिल सकता है, डेल जी पॉजिटिव और डेल जी इक्वल्स टू 0। जब भी डेल जी नेगेटिव होता है तभी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब सेल्फ ऑटोनोमस होता है, सेल्फ ड्यूज होता है। और जब भी डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और अगर डेल जी इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है डेल जी इक्वल्स टू -NF इक्वल्स टू E सेल। अब आप वहाँ पे जाइए जहाँ पर हमने आपको फिजिबिलिटी बताई थी, फिजिबिलिटी के हमने कंडीशन बताया था कि E सेल जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तभी आपका कोई रिएक्शन फिजिबल होगा या फिर स्पॉन्टेनियस होगा। तो वो क्यों होगा, देखो ये चीज से, ये फार्मूला है, ई सेल पॉजिटिव होगा तभी तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू मिलेगी हमको डेल जी की। अगर ई सेल निगेटिव हो गया, ई सेल की वैल्यू हमको निगेटिव मिलती है, तो निगेटिव का इंटू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होने से रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब क्या हो जाएगा, फिजिबल नहीं होगा। इसलिए जो वहाँ पे लॉजिक था वो यही था कि ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आने से जब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो पॉजिटिव और माइनस आएगा, तभी डेल जी निगेटिव होता है और वो स्पॉन्टेनियस होता है। तो ई सेल के पॉजिटिव होने का रीजन इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है